न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन कब आएंगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मुसीबत के बादल हैं, उसने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से घेर लिया है। क्या प्रवर्तन निदेशालय की नजरें आम आदमी पार्टी पर हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि वो शराब नीति अनियमितता मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं, और जो ईडी और सीबीआई है वो पीएमएलए की धारा 70 लगाने पर विचार कर रही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर ये आम आदमी पार्टी जो खड़ी की गई है, उसके नेता एक एक करके जो हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो पूरी पार्टी है वो ही ईडी के शिकंजे में क्या कस जाएगी। ईडी की नजरें क्या आम आदमी पार्टी पर हैं? आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आबकारी नीति घोटाले के लाभार्थी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे थे कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। क्या है ये पूरा मामला और ये किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद वरिष्ठ पत्रकार वासेंद्र मिश्रा जी। वासेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, आम आदमी पार्टी की जो बुरे दिन है, या कहें कि ईडी की नजरें उस पर टिकी हैं। देखिए, जब आप ईमानदारी की बात करते हैं और पॉलिटिक्स में करप्शन के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं और करप्शन के खिलाफ आंदोलन करके जब आप राजनीति में आते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाता है। और हम्म। शायद यही कारण है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो उससे समाज को, देश को और दिल्ली की जनता को उम्मीदें कुछ बहुत ज़्यादा थी। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के पहले ये दावा नहीं करती कि जी। उसका करप्शन के सवाल पर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा, तो उसको भी बाकी लोग बाकी राजनीतिक दलों की तरह ही लेते। और जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में माना जाता है कि पार्टियों में करप्शन, अनैतिक तरीका ये आम बात है, तो उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों को भी उसी नज़र से देखा जाता है। लेकिन मैं चूँकि आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को एक राजनैतिक दल कन्वर्ट होने के पहले से उनकी कार्यशैली को देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ। और जी। जब ये लोग एनजीओ की पॉलिटिक्स करते थे, तब भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगते थे हम्म। कि ये लोग एनजीओ के ज़रिए फंड जुटाते हैं और उस फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब अन्ना आंदोलन चला और उसमें इन लोगों ने अन्ना आंदोलन के बाद एकाएक ऐलान कर दिया कि अब ये लोग एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाने जा रहे हैं, तो उस समय भी चंदे को लेके अन्ना के तमाम समर्थकों ने इन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर धन एकत्रित हुआ था, उस धन का उपयोग कोई अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए कैसे कर सकता है। तो ये हम्म। विवाद आज का नहीं है, ये विवाद उसी समय से शुरू हो गया था जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। आम आदमी पार्टी ने खुद को एक राजनैतिक दल के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया था। और उसके बाद धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों आम आदमी पार्टी की राजनैतिक ताकत बढ़ने लगी, सत्ता में उसकी हिस्सेदारी बढ़ने लगी, त्यों-त्यों आम आदमी पार्टी पर लोगों की नज़रें तिरछी होने लगी और आम आदमी पार्टी को बाकी दलों की तरह स्कैनर पर रख के देखा जाने लगा। जी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन होता था, वो हम्म। धन संग्रह से लेके धन खर्च करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के बाद या भारतीय जनता पार्टी के बराबर का पब्लिसिटी कैंपेन आम आदमी पार्टी का रहता था। जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती थी, उसमें जिस तरह से पैसे का
खर्च किया जाता था, उसको देख के बड़ी से बड़ी पार्टियां भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। तो लोगों को ये शक होने लगा कि आखिर इतने कम समय में एक पार्टी जो सत्ता में आई, उसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? कि हुँ, वो हर राज्य में बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के ऊपर, अपने कैंपेन पर, अपनी पब्लिसिटी पर। और इसीलिए जब एक-एक करके उनकी कारगुजारियों को स्कैनर पर रख के देखा जाने लगा, तो धीरे-धीरे करके उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन जो हालिया आरोप लगा लीकर स्कैम का, उसने हाँ, तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और आम आदमी पार्टी इस बात को बताने में विफल रही कि उसके पास सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आ रही, जो कि वो अपने चुनावी कैंपेन में खर्च करते रहे। चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, दिल्ली का 3-3 बार का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, पंजाब का हुँ, चुनाव हो, हर जगह बेतहाशा रुपया खर्च किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और हुँ, शायद यही कारण है कि भले ही उनके नेताओं के अकाउंट से जो कथित रूप से घोटाला हुआ है, उसकी रिकवरी ना हुई हो। लेकिन पार्टी फंड में जिस तरह का धन संग्रह दिखाई दिया उनके अकाउंट में, वह सबको आश्चर्य में डाल दिया। और यही कारण है कि अब ईडी और सीबीआई दोनों कह रहे हैं कि वे आम आदमी पार्टी को ही इस पूरे स्कैम में एक आरोपी बनाना चाह रहे हैं। तो ये अपने ठीक आप में बहुत ही गंभीर विषय है। हुँ, और इसके लिए जो लोग खुद को कट्टर ईमानदार और कट्टर ईमानदारी की राजनीति का दावा करते थे, उनको तो हुँ, जवाब देना ही चाहिए, देश की जनता के सामने और अदालतों के सामने और जाँच एजेंसियों के सामने। जी। वासिन सर ये जानना चाहेंगे पीएमएलए जिसको कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम है उसके सेक्शन 70 के तहत आपको लगता है कि ये मामला बनेगा क्योंकि आप जो है वो एक राजनीतिक दल है और पीएमएलए जो है वो कंपनी के लिए बना कानून है। देखिए, ये तो कोर्ट में तय होगा कि वो उनके विरुद्ध जो जाँच एजेंसियाँ आरोप लगा रही हैं और जो केस बना हुँ, रही हैं, वो कोर्ट के सामने एट द टाइम ऑफ ट्रायल और एविडेंस जब दाखिल होगा, तो उस समय वे अपने आरोपों को सब्सटेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं, एविडेंस के तौर पर। हुँ, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो जाँच एजेंसियाँ आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वो बाकी लोगों को मुलजिम बना दे रही हैं, आरोपी बना दे रही हैं और उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, उनके खिलाफ हफ्तों-हफ्तों ज़मानत नहीं होती है और उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी को भी अगर जाँच एजेंसी चाहती है, तो आरोपी तो बना ही सकती है। अभी मानना हुँ, ना मानना कोर्ट का काम है और अदालत में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो आरोप लगाए जाएँगे, जाँच जी, एजेंसी की तरफ से, उन आरोपों को अदालत कितनी गंभीरता से लेती है, उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, ये अपने हुँ, आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ये भी अपने संसदीय इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी राजनैतिक दल को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया हुँ, जा रहा हो, पूरी की पूरी पार्टी को और उसको जी। अदालत में घसीटने की कोशिश हो रही है। वासिन सर पीएमएलए एक्ट जो सेक्शन 70 है उसके तहत ये का जो कंपनी पर लागू होता है उसमें ये कहा जाता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है। तो उसी तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है और शायद इसीलिए कहा जा रहा हो कि इस पर इन पर भी ये लागू होता है। देखिए, उसमें ये देखना है कि बेनिफिशियरी कौन है। हुँ, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भले ही पैसा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बेनिफिशियरी कौन है? आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हुँ, हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, अगर वे हुँ, बेनिफिशियरी हैं, तो मनी ट्रेल तो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी जाँच एजेंसी, कि हाँ, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर है कोई, वो भले ही संगठन सीधे उसके अकाउंट से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर संगठन पर उसका कब्ज़ा है और संगठन अगर लाभान्वित हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उस व्यक्ति को मिल रहा है, उस नेता को मिल रहा है, जो कि सत्ता में और ज़िम्मेदार पदों पर बैठा है। तो इस तरह से कोरिलेट तो करने की कोशिश जाँच एजेंसी कर ही सकती है और इस तरह से इंटेंशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश कर सकती है जाँच एजेंसी।
अच्छा, शायद इसीलिए जो सीबीआई और ईडी है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि विचार-विमर्श कर रहे हैं, सीधा केस नहीं दर्ज किया गया। नहीं, ये तो तरीका होता है किसी भी जांच एजेंसी को। फर्स्ट स्टेज हुँ, में कोर्ट को अपने सारे ट्रम्प कार्ड नहीं खोलते हैं, सारे हुँ, स्ट्रैटेजी कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से सबसे पहले सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, उसके पहले हुँ, तमाम जो उनके मिडलमैन थे उनको अरेस्ट किया गया। जो लोग पहले अरेस्ट हुए थे मिडलमैन, उन्हीं में से तमाम लोग अप्रूवर हो गए सीबीआई के, और वे लोग गवाही देने लगे सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के खिलाफ। तो एक-एक करके वे कोशिश कर रहे हैं एक लिंक एस्टेब्लिश करने के, जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ तक पहुँचने के। और इसलिए उन्होंने जो लोग कल तक आरोपी थे उनमें से कुछ लोगों को अप्रूवर बनाया, और अप्रूवर के बयान पर फिर नए लोगों को आरोपी बनाते जा रहे हैं, जैसे कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और अब जी। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद उनका अगला कदम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने का हो सकता है। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी क्योंकि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, किसी भी राजनैतिक दल पर इस तरह का कोई मुकदमा हुआ हो, तो चुनाव आयोग किस तरह का एक्शन ले सकता है? आयोग का रोल तो तब शुरू होगा जब कोर्ट की तरफ से कोई इस मामले में डायरेक्शन इशू होगा निर्वाचन आयोग को। हुँ, अभी तो मामला शुद्ध क्रिमिनल केस है, और स्कैम का मामला है, और स्कैम का मामला जांच एजेंसी और कोर्ट के बीच में चल रहा है। अगर कोर्ट जी। को लगता है कि जांच एजेंसी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट में, उसमें दम है, वो उसमें एविडेंस के तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा जो भी रिपोर्ट सबमिट की गई है, वो सब्सटेंशियली करेक्ट है, तो वो निर्वाचन आयोग को आदेश जारी कर सकता है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको निरस्त हुँ, किया जाए, और उनका जो हुँ। सिंबल है उसको सीज किया जाए। ये तो बाद की बात है, अभी तो कोर्ट और जांच एजेंसी के बीच में मामला है। ज़ाहिर है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल भरा वक़्त है। अभी तक जब भी उनके साथी जेल जा रहे होते हैं या कोर्ट में उनकी पेशी हो रही होती, तो वो वहाँ पर बाहर मौजूद होते थे उनके बचाव में बोलने के लिए। लेकिन अब जब सीधा आम आदमी पार्टी जैसा आपने भी कहा कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। जो या ये सारी घेराबंदी अरविंद केजरीवाल को ही ट्रैप में लेने की हुँ, है। जो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है कि 10-12 लोग इसके पहले अरेस्ट हो चुके हैं, ये सब सेकेंडरी है। जांच एजेंसी की कोशिश अरविंद केजरीवाल को ट्रैप में लेने की है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही समझदारी से, उन्होंने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किया। अपने मंत्रियों हुँ, से कराते रहे, अपने अधिकारियों से कराते रहे। इसलिए वे दावा करते हैं कि उनके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है। और शायद उसी तरह का एविडेंस तैयार करने के लिए अब जांच एजेंसी ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को ही मुलजिम बना दिया जाए, और जब आम आदमी पार्टी मुलजिम बन जाएगी, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में अरविंद केजरीवाल को ट्रैप में लिया जा सकता है। मनी ट्रेल पर अभी तक कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दी गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके पार्टी फंड में जो पैसे आए हैं, हुँ, उनका सोर्स तो जांच एजेंसी उनसे पूछेगी, जब पार्टी मुलजिम बनेगी तो। और जब पार्टी से पूछा जाएगा तो पार्टी के मुखिया के नाते उनको हुँ, बताना पड़ेगा कि उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रही है, कहाँ से हुँ। इतना धन उनको मिला है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं कमज़ोर करने की एक कोशिश है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि राघव चड्ढा की जो उनको भी सस्पेंड किया गया था देखिए, पार्लियामेंट सवाल से कमजोर करने का नहीं है। हम हुँ, अरविंद केजरीवाल भी तो यही काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जितने फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, एक-एक करके सबको बाहर निकाल दिया। पार्टी पर एकाधिकार कर लिया। राजनीति में आने के पहले यही अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद एक-एक करके उन सारे मुद्दों के को भूल गए। हुँ, यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए संगठन। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को अपना जेबी संगठन बना के रखा। जो उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से कोई बात कहने की कोशिश की,
उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप याद करिए, सीरीज ऑफ लीडर्स वेर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, जो कि फाउंडर थे आम आदमी पार्टी के। यहाँ तक कि अन्ना हजारे तक को अरविंद केजरीवाल ने डंप कर दिया। आम आदमी पार्टी के जितने फाउंडर थे, ज्यादातर लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन वसूलों पर, जिन सिद्धांतों पर, जिस पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेके अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाया था, उन सभी वसूलों, सिद्धांतों और को उन्होंने तिलांजलि दे दी। जिस तरह के लोगों को उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया, वो अपने आप में एक स्टोरी है। उसी तरह के उद्योगपतियों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, जिस तरह के उद्योगपतियों को बाकी दल राज्यसभा में भेजते रहे और उनसे उपकृत होते रहे। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनके चलते कि अरविंद केजरीवाल की जो मिस्टर क्लीन की इमेज थी, जो एक कट्टर राजनेता की इमेज थी, जो एक कट्टर राजनीतिक पार्टी की इमेज थी, उसको बट्टा लगा, उसको धक्का लगा। और जी। इसीलिए जब उनके खिलाफ इस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसका बचाव करने में उस मजबूती से वे सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिस मजबूती से वे पहले बातें किया करते थे जब वे सत्ता में नहीं थे, जब उन्होंने धन की राजनीति नहीं की थी। तो अरविंद केजरीवाल ने भी उसी तरह के हथकंडों को अपनाया, जिस तरह के हथकंडे बाकी राजनीतिक दल अपनाते रहे हैं और सत्ता तक पहुंचते रहे। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसका कहा जा रहा था कि वो एक बुलंद आवाज है आपकी, और उन पर शिकंजा इसीलिए कसा क्योंकि वो रह रहकर मोदी जी पर सवाल उठाते थे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाहे जो दीजिए, लेकिन ये हम्म। सबको पता है, जो लोग आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को जानते हैं, कि संजय सिंह, राघव चड्ढा और सिसोदिया, ये 3-4 लोग अरविंद केजरीवाल के कोर टीम के लोग थे। ये हम्म। अरविंद केजरीवाल के आंख कान नाक थे। तो अगर इन लोगों को ट्रैप में लिया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल तक हाथ डालने में आसानी होगी जांच एजेंसियों को। इसलिए एक-एक करके इन सब की घेरेबंदी हो रही है। कुछ लोग जेल जा चुके हैं और कुछ लोग जेल जाने के मुहाने पर खड़े हैं। चुनाव नजदीक हैं, कितना नुकसान होता आप देख रहे हैं आप पार्टी को, और फायदा बीजेपी को? पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि अगर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और जी। उनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होती है जिस तरह की कार्रवाई सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ हुई है, तो इसका असर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट पर पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उस जो गैप होगा उसको भर सके। आपको लगता है ये गलती कहीं कहीं चूक है अरविंद केजरीवाल की? ओवर एम्बिशन कई बार नुकसान करता है पब्लिक लाइफ में। इसलिए कहा गया है कि सक्सेस के साथ ओवर एम्बिशियस होना हम्म। ज्यादा फायदेमंद नहीं जाता है। इंडिया गठबंधन जो है, आप उसका एक हिस्सा है, आपको लगता है कि वहां से कहीं कुछ सपोर्ट आना चाहिए या कुछ बयान आने चाहिए? मुझे लगता है लिप सर्विस जरूर होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख नेता हैं और राजनीतिक दल हैं, किसी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने में अरविंद केजरीवाल ने कभी कोताही नहीं बरती। अभी कुछ महीने पहले जब वो राजस्थान गए थे, तो हम्म। कांग्रेस के कद्दावर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने नीच तक कह दिया था, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की प्रक्रिया में थे। तो अरविंद केजरीवाल ने किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे वो शरद पवार हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो। कोई ऐसा नेता नहीं है अपोजिशन का और सत्तारूढ़ दल का जिसके खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल ने अपशब्दों का प्रयोग न किया हो, बदजुबानी न की हो। तो ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वे नैरेटिव्स उछाल के जिस तरह से बाकी लोग राजनीति में कामयाब हो गए हैं, वे भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए वो सबको बेईमान और खुद को अकेले ईमानदार
प्रोजेक्ट करने में लगे थे, लेकिन उनको ये अंदाज नहीं था कि जिस तरह की राजनीति वे करते हैं, जिस तरह का नैरेटिव उछालने का काम वे करते हैं, उस तरह का नैरेटिव उछालने वाले देश में और भी कई बड़े नेता हैं। और कहीं न कहीं क्लैश होगा, और जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट का क्लैश होगा, तो वही नेता जो उनको कल तक आगे बढ़ाने में लगे थे, उनको कट टू साइज़ करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। वासिन जी, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जोया, थैंक यू। तो कड़क खबर में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।